हाय छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। तो जैसा कि जो अध्याय 1 है जिसको हम समाप्त कर चुके हैं, कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय 1 समाप्त कर चुके हैं। उसका क्वेश्चन आंसर बाकी है, नहीं कराया है, लेकिन अध्याय 2 की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 2 को कंप्लीट कराने के बाद दोनों का क्वेश्चन आंसर एक साथ कराया जाएगा। ठीक है, तो अध्याय 2 क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं अम्ल क्या होता है। तो अम्ल को जानने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अम्ल का स्वाद। तो ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ठीक है, लिटमस पत्र एक है, अम्ल है या क्षार है, कितना दुर्बल है या प्रबल है, उसकी जांच के लिए लिटमस पत्र, नीला और लाल दो प्रकार का लिटमस पत्र होता है। जब उसमें डुबोया जाता है तो अगर अम्ल होगा तो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देगा, और अगर नीला लिटमस पेपर को लाल में बदलेगा लेकिन लाल में कोई प्रभाव नहीं होगा। उसी तरह से अगर क्षार है तो लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देगा लेकिन नीले पे उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, ये जलीय विलयन के साथ H+ आयन देता है, यानी कि इसका अगर हम घोल तैयार करेंगे जल के साथ तो ये H+ आयन देगा। एसिड जो है, ये एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, ये स्वाद में खट्टा भी होता है, और इसका एसिड का जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? खट्टा। और इसको किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। प्रबल अम्ल का कुछ उदाहरण, यानी कि बहुत तेज अम्ल, तीव्र अम्ल का कुछ उदाहरण है। ठीक है, अधिक कठोर अम्ल का तो HCl है, इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह से H2SO4 है, इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। और HNO3 है, ये नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल के उदाहरण है। उसी तरह से कुछ दुर्बल अम्ल के उदाहरण की अगर बात करें तो CH3COOH। ठीक है, ये क्या है? एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड है। ठीक है, उसी तरह से लैक्टिक अम्ल जो दूध में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ये क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ये सब क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, और आगे हम लोग जब पीएच स्केल पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कौन सा प्रबल कौन सा दुर्बल, और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रबल कब होगा दुर्बल कब होगा। ठीक है, अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में। तो आगे अगर चैप्टर में नहीं भी दिया होगा तब भी हम क्या करेंगे कि आप लोगों को पीएच स्केल पढ़ाने का कोशिश करेंगे, जिससे कि मान पता चलता है कि पीएच मान कितना है किस अम्ल का या किस क्षार का। ठीक है, आइए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती हो जबकि जल की मात्रा कम होती हो। ठीक है, ऐसा घोल जिसमें क्या होगा? अम्ल अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, अम्ल अधिक मात्रा में होगा और जल कम मात्रा में होगा, तो इसको क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। उसी तरह से क्या है कि तनु अम्ल किसे कहेंगे? जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो जबकि जल अधिक मात्रा में हो। अम्ल अधिक मात्रा में तो क्या कहेंगे, और जल कम मात्रा में तो सांद्र। ठीक है, और तनु यानी कि आम अम्ल जो रहेगा अल्प मात्रांक में और जल अधिक मात्रा में। ठीक है, यानी गाढ़ा अम्ल के साथ गाढ़ा घोल जल का तैयार करेंगे तो क्या होगा? सांद्र। ठीक है, और अगर पतला घोल तैयार करेंगे अम्ल के साथ तो तनु होगा। ठीक है, क्षारक के बारे में देख लेते हैं। क्षारक क्या है? जिसको इंग्लिश में बेस भी कहा जाता है। क्षारक को क्या कहा जाता है? बेस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है जैसे कि अभी हमने बताया, लेकिन नीले पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये जलीय विलयन के साथ OH- आयन देता है। ठीक है, अगर जल के साथ इसका घोल तैयार करें तो किस तरह का आयन देगा? OH-। और प्रबल क्षारक यानी कि NaOH, KOH और CaOH2। ठीक है, ये क्या है? NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, KOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से CaOH क्या है? यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है? एक प्रबल क्षारक है। ठीक है, और अगर दुर्बल क्षारक की बात करें तो NH4OH। ठीक है, ये क्या है? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये दुर्बल क्षार है। और अगर क्षार की बात करें तो ये एल्काइली यानी कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्षारक जो जल में घुलनशील हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। और क्षार को इंग्लिश में एल्काइली भी कहा जाता है। ठीक है, एल्केलाइन, एल्काइली। NaOH, KOH और MgOH2 ये सब क्या है? क्षार है। NaOH के बारे में भी आप लोगों को बताएं कि क्या होता है NaOH? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसी तरह से ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उदाहरण के लिए एक NaCl जो है, NaCl साधारण नमक जिसको कहा जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, ये सब है उदाहरण इसका। अगर सूचक की बात करें
तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं और सूचक को और अच्छी तरह से जानते हैं। सूचक क्या है कि अगर अम्ल है तो कौन सा दुर्बल है, कौन सा प्रबल है, अम्ल है कि क्षार है, इसके बारे में पता लगाने के लिए सूचक होता है। तो सूचक 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम सूचक और एक गंधीय सूचक। यानी जो जिसमें कोई बदलाव किए बिना प्रकृति में जिस तरह से उसी तरह से अगर हम उसको जांच करें तो ठीक है। और एक है ये कृत्रिम सूचक। ठीक है, और ये गंध से पता चलता है। ठीक, उसमें क्या है, ये पौधे में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक किस में पाए जाते हैं? पौधे में। लिटमस, लाल पत्ता गोभी। ठीक है, किसमें हम जांच कर सकते हैं? लाल लिटमस में और लाल पत्ता गोभी से। और हाइड्रेजिया पौधे के फूल और हल्दी से। ये सभी सूचक है, अम्ल और क्षार के सूचक हैं ये, लेकिन प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम सूचक की बात करें तो ये रासायनिक पदार्थ हैं, मेथिल ऑरेंज, ठीक है, और फिनोलेफ्थिन। ठीक है, और उसी तरह से अगर गंध की बात करें, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। प्याज और लौंग। चलिए इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ सूचक, यहाँ गंध और रंग में परिवर्तन अम्ल के साथ, और ये क्या है, रंग गंध में परिवर्तन क्षार के साथ। तो अगर लिटमस पत्र की बात करें तो लाल लिटमस को ये नीले लिटमस को भी लाल कर देगा। ठीक है, प्रकृति सूचक में है। तो लिटमस 2 प्रकार का होता है, एक लाल और एक नीला। ठीक है, तो अम्ल में हमेशा लाल रहेगा, नीले को भी लाल कर देगा और लाल को भी लाल कर देगा। जैसे कि पिछले यहाँ पे पहले हम लोग देखे थे कि अम्ल क्या करता है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, और हम बताए थे कि नीला लिटमस पत्र को लाल तो करेगा ही, लेकिन लाल को अगर इसका कोई असर नहीं होगा। तो अगर रंग अम्ल के साथ है तो लिटमस पत्र का लाल हमेशा रंग रहेगा। ठीक है, उसी तरह से क्षारक की बात करें तो क्षार में हमेशा लिटमस पत्र का लाल रंग लिटमस पत्र को भी नीला बना देगा, और नीला पर इसका कोई असर नहीं होगा, यानी कि हमेशा नीला रहेगा। ठीक है, उसी तरह से लाल पत्ता गोभी का रस क्या होगा, इसमें लाल रहेगा, लेकिन क्षारक में जैसे उसको डालेंगे उसको हरा कर देगा। हल्दी में क्या है कि कोई बदलाव अम्ल में नहीं होता है, लेकिन क्षारक में उसको डालते ही लाल कर देता है। अगर इसका प्रैक्टिकल आप लोग को करके देखना है तो क्या करिएगा कि सर्फ जिससे हम लोग कपड़े वॉश करते हैं, ठीक है, वो भी होता है क्या है कि वो भी क्षारक ही होता है। उसको लीजिएगा, उसको थोड़ा सा पानी डाल करके एक गाढ़ा घोल उसका तैयार करिएगा, उसमें 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दीजिएगा। देखिएगा हल्दी का पाउडर पीला से बदल करके लाल हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रेजिया के फूल का रस ये भी नीला करेगा। ठीक है, अम्ल, और क्षारक क्या करेगा, इसको गुलाबी कर देगा। उसी तरह से फिनोलेफ्थिन, ठीक है, रंगहीन रहेगा अम्ल में, और जैसे ही उसको क्षार में डालेंगे गुलाबी कर देगा। उसी तरह से मेथिल ऑरेंज, ये क्या होगा, लाल रहेगा अम्ल में, और जैसे ही इसको हम क्षारक में डालेंगे तो पीला कर देगा। ये सब क्या है, सूचक है। ठीक है, ये सब सूचक है। उसी तरह से गंध की बात करें, प्याज का रस क्या है, तीक्ष्ण गंध करेगा और कोई गंध नहीं, यानी कि अम्ल में डालेंगे तो उसका गंध तीव्र हो जाएगा, तेज गंध करेगा, लेकिन जैसे ही उसको हम क्षार में डालेंगे कोई गंध नहीं, सभी गंध समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से वेनिला, जो आइसक्रीम का एक फ्लेवर है वेनिला, उसको अगर डालेंगे तो समान गंध रहती है अम्ल में डालने के बाद। ठीक है, लेकिन जैसे ही जो वेनिला का गंध है, सेंट है, उसी तरह करेगा, लेकिन जैसे ही उसको क्षार में डालेंगे कोई गंध नहीं, सारे तरह का गंध क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से लौंग का तेल क्या करेगा कि गंध समान रहेगा अम्ल में, और क्षार में कोई गंध नहीं। ठीक है, आइए अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। ठीक है, धातु की अभिक्रिया, धातु के साथ अगर अभिक्रिया करेंगे अम्ल के साथ और क्षार के साथ तो क्या होगा, अम्ल प्लस धातु तो लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है, और साथ में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है।
उसी तरह से क्षार के साथ अगर धातु की अभिक्रिया कराएं, ठीक है, तो 2NaOH, ठीक है, प्लस जिंक, 2NaOH प्लस जिंक, तो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, ठीक है। आइए पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ठीक है, एक इस प्रकार का टेस्ट ट्यूब अगर लिए हैं और इससे अगर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, ठीक है, अगर हम यहाँ कैसे जांच करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है, या इसमें, तो क्या करेंगे, परख नली में जब ये रिएक्शन होगा तो उससे हाइड्रोजन गैस अगर ऊपर उठ रहा है तो जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई माचिस का तीली ले जाएंगे तो एक तेज गति से यहाँ पे क्या होगा, आग जलेगा और आवाज पॉप का साउंड आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे हम हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता लगाते हैं और इस रिएक्शन से क्या पता चलेगा कि इससे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, ठीक है। वही कर रहा है हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास, यानी कि जिसमें है गैस, उस परख नली के पास जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि के उत्पन्न होती है, ठीक है, आवाज पॉप का, और तीव्र जलेगा, ठीक है, तुरंत जल करके बुझ जाएगा अचानक से, ठीक है। और इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्या है, और धातु कार्बोनेट तथा धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। आइए देखते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। इसमें क्या है, अम्ल के साथ और क्षार के साथ, दोनों के साथ अलग अलग अभिक्रिया करके यहाँ दिखाया गया है। तो अगर अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस Na2CO3, ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एक तो लवण मिलेगा हमको NaCl, साधारण नमक जो हम लोग उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया कला करके क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसी तरह से अगर ये अम्ल के साथ एक और अभिक्रिया दिया है कि अम्ल के साथ धातु बाइकार्बोनेट का करेंगे, ठीक है, धातु NaCl NaHCO3, ठीक है, ये क्या सॉलिड स्टेट में लेंगे NaCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, खाने वाला सोडा जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो उसी तरह से इसको अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, NaCl प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी जल। आइए चूने के पानी का टेस्ट, ठीक है, उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि CaOH2 एक अभिक्रिया है जिसमें CaH2 प्लस CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अभिक्रिया कराने के बाद क्या मिलेगा, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी जल, ठीक है। और इसका कलर क्या होगा, सफ़ेद अवक्षेप, ठीक है, इसके साथ क्या निकलेगा, सफ़ेद अवक्षेप। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या बनता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर जल के साथ मिलाते हैं तो और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में मिलाते हैं तो क्या बनेगा, CaHCO3, ठीक है। ये क्या है, CaHCO3 ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। उसी तरह से अगर अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया यानी कि आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर हमें लवण की प्राप्ति होगी और साथ में जल मुक्त होगा, ठीक है। उसी तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल द्वारा क्षार का प्रेक्षेपित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अगर हम अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया कराएं, ठीक है, और क्या होगा कि क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, ठीक है। अम्ल और क्षार का परस्पर अभिक्रिया करा रहे हैं और क्षारक के बल लगाए, अम्ल के जो क्षारक के कारण अम्ल की जो भी
जो भी प्रभाव है उसको समाप्त कर दे, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप जल और क्या प्राप्त होगा उसके साथ, लवण और जल प्राप्त होगा, सॉरी क्या, लवण और जल प्राप्त होगा। तो इसी तरह की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनी क्रिया, ठीक है। यानी कि अम्ल का प्रभाव क्षार पे नहीं रहे और क्षार का प्रभाव अम्ल समाप्त कर दे, ये दोनों होगा तो उदासीनी अभिक्रिया होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए NaOH, ठीक है, NaOH उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बनता है, NaCl, ठीक है, यानी कि नमक, और साथ में H2O यानी H2O जो है जल, वो क्या होता है, मुक्त होता है, और साथ में NaCl यानी नमक बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रबल प्लस दुर्बल क्षारक क्या बनता है, अम्लीय लवण प्लस जल, ठीक है। प्रबल अम्ल, अम्ल अधिक तीव्र रहेगा और क्षार कम रहेगा, तो ये क्या बनेगा, अम्लीय लवण, ठीक है। लवण का अम्ल पे ज्यादा प्रभाव रहेगा, लवण पर अम्ल का ज्यादा प्रभाव रहेगा। उसी तरह से दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बनाएगा तो क्षारीय लवण बनेगा, यानी कि जितना लवण की अम्ल की संख्या है उतने क्षार को तो काटेगा, बाकी जो क्षार बच जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, लवण के साथ मिलकर के क्षारीय लवण का निर्माण करेगा। उसी तरह से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार बनाएंगे तो उदासीन लवण बनेगा, ठीक है। अम्ल भी प्रबल है, क्षार भी प्रबल है, यानी कि कमजोर और कमजोर लड़ रहा है, तो क्या होगा, कुछ नहीं रिजल्ट होगा। उसी तरह से अगर अम्ल प्रबल है, आइए आपको समझा देते हैं एक एकदम सिंपल से उदाहरण के साथ, ठीक है। यहाँ क्या है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, ठीक है। प्रबल अम्ल यानी कि एक शक्तिशाली अम्ल है और क्षार क्या है, कमजोर है। तो कौन जीतेगा, अम्ल जीतेगा, ठीक है। इसलिए लवण तो बनेगा लेकिन अम्लीय लवण बनेगा, प्रभाव किसका रहेगा, अम्ल का, ठीक है, और साथ में जल मुक्त होगा। उसी तरह से अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, ठीक है, यानी कि अम्ल कमजोर है इस बार और कौन मजबूत है, क्षार, और इस दोनों में अगर रिएक्शन कराएंगे तो लवण तो बनेगा लेकिन प्रभाव किसका रहेगा, क्षार का। प्रबल कौन था, क्षार, तो प्रभाव क्षार का रहेगा, तो क्षारीय लवण बनेगा, साथ में जल मुक्त होगा, ठीक है। उसी तरह से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार यानी कि दोनों मजबूत है, कोई भी कमजोर नहीं है, तो क्या होगा, रिजल्ट उदासीन होगा, कोई किसी के पक्ष में नहीं होगा। तो लवण तो बनेगा लेकिन उदासीन और साथ में जल मुक्त होगा। उसी तरह से दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार यानी कि कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार को अगर बनाएंगे तो उदासीन लवण बनेगा और साथ में जल, ठीक है। लवण तो बनेगा कैसा लवण, उदासीन, और साथ में क्षार जल मुक्त होगा, ठीक है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, आइए देखते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या है। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, तो क्या बनेगा, लवण और जल, ठीक है। जैसे CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड का अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल बनता है, ठीक है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो घोल है विलयन, उसका रंग कैसा होता है, नीला। जैसे कि पिछला अध्याय में भी हम लोग पढ़े थे, इसको देखे थे, जब कील को डुबो रहे थे, ठीक है, जो एक्सरसाइज दिया हुआ था, जब कील डुबाते थे तो उसका रंग कैसा होता था, घोल का रंग नीला हो जाता था और कील पर क्या हो जाता था कि धात्विक ऑक्साइड का एक परत चढ़ जाता था, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सब क्या है, इसका उदाहरण है। आइए आगे हम लोग देखते हैं धात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, अधात्विक ऑक्साइड प्लस अगर क्षार, अधात्विक नहीं है, अधात्विक ऑक्साइड है, तो अगर अधात्विक ऑक्साइड को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल मिलता है। जैसे कि देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का CaOH2, ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, इस अभिक्रिया में प्राप्त होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करना यानी कि विद्युत के सुचालक होते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड जो है प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं। अगर जलीय विलयन में अम्ल और क्षार,
जलीय विलयन में अम्ल और क्षार के बारे में देखते हैं। क्या है कि जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, जल की उपस्थिति में अम्ल क्या करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है। अब जैसे H+ आयन H3O जो है हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि H+ आयन को अगर हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो H3O मिलता है। ठीक है, उसी तरह से HCl के साथ H2O यानी कि जल की अभिक्रिया कराते हैं तो H3O + Cl यानी कि क्लोरीन अलग हो जाता है। जल की उपस्थिति में क्षारक OH- उत्पन्न करता है। ठीक है, OH- आयन उत्पन्न करता है। जैसे कि देख सकते हैं NaOH। ठीक है, का अगर जल की उपस्थिति में कर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, सोडियम अलग और H- आयन यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, ये क्या है, क्षारक है तो सोडियम अलग और सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम अलग हो गया और OH- आयन यहाँ पे दे रहा है। इस उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर है तो उसका भी अगर हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं जल की उपस्थिति में, ठीक है, जल के साथ में जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, घोल बनाते हैं तो क्या होगा, मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और OH- आयन देगा। यहाँ पे सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितने भी तरह के क्षारक हैं यानी बेस हैं सभी घुलनशील नहीं है जल में। ठीक है, सभी जल में घुलनशील नहीं है और जो जो जल में घुलनशील है, जितना जल में घुलनशील है उसको उस क्षारक को क्षार कहा जाता है, जिसको एल्केलाइन भी कहा जाता है, एल्काइली। ठीक है, इंग्लिश में एल्काइली कहा जाता है। और वो क्या है, सभी क्षारक क्षार हैं। ठीक है, लेकिन सभी क्षार, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी क्षार क्षारक हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं है। ठीक है, यानी कि सभी जल में घुलनशील नहीं है तो जो जल में घुलनशील होगा केवल उसी ने को न क्षारक कहा जाएगा। जितना भी क्षारक है सभी जल में घुलनशील नहीं है तो जो जल में घुलेगा उसको क्षार कहेंगे, जो नहीं घुलेगा उसको क्षारक खाली रहने देंगे, उसको हम क्षार नहीं कह सकते, एल्केलाइन नहीं कह सकते। तो क्षार जितना भी है सब क्षारक से ही निकला है। लेकिन सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। उसी तरह से क्या है कि जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रतिक्रिया कर अत्यंत ऊष्माक्षेपी होते हैं। ठीक है, इस तरह का जब अभिक्रिया होता है, ठीक है, तो ये अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है यानी कि बहुत सारा ऊष्मा प्रोड्यूस करता है, बनाता है। तो क्या कह रहा है, जल के साथ अम्ल और क्षार मिलाने के समय हम हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, जैसे पहले जल रख लेंगे उसके बाद अम्ल या क्षार को डालेंगे, ऐसा नहीं कि बर्तन में पहले से अम्ल और क्षार निकाल लिए उसके बाद हम उसमें जल मिला रहे हैं, ये गलत होगा। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, अधिक तेजी से ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, और जिससे जल सकते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को करते समय हमेशा हिलाते रहना चाहिए जिस बर्तन में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, और अगर नहीं ऐसा करते हैं तो वो जो कांच का बर्तन है वो टूट सकता है। जैसे नीचे दिया हुआ देखिए, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर, ठीक है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित, ठीक है, होकर बाहर आ सकता है। आस्फलित होकर के यानी खोल करके बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो इसीलिए ये सावधानी से रिएक्शन कराना है। हमेशा जल में ही अम्ल या क्षार को डालेंगे, ऐसा नहीं पहले से बर्तन में कंटेनर में अम्ल और क्षार निकालें उसको ऊपर से हम उसमें डाल रहे हैं अम्ल या क्षार। आइए देखते हैं जल को अम्ल में डालने से क्या होता है। मिश्रण जो है अस्फलित होकर बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी खोल कर, यानी दूध उबल करके कैसे बाहर आ जाता है उस तरह से, और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। जल को अम्ल में डालने पे ये सब हो सकता है। ठीक है,
और भी ये चैप्टर लंबा है, काफ़ी 25 मिनट के आसपास हो गया है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें स्पेशली अपने उन दोस्तों के साथ जो क्लास 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी या जेसीईआरटी बुक से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।